नमस्कारम सद्गुरु। पहला सवाल लावण्या ने पूछा है। सद्गुरु, 2 दिन पहले आपने कहा था कि वायरस आपको मारना नहीं चाहता और आपका शरीर उनका घर है। कुछ लोग जो ट्विटर पर दावा करते हैं कि वे बुद्धिजीवी हैं, संदर्भ से बाहर जाकर इस वाक्य का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या यह सच है कि वायरस हमें मारना नहीं चाहता है? देखिए, इंसानों को छोड़कर कोई भी दूसरा प्राणी अपने घर को नष्ट नहीं करना चाहता। केवल इंसान ही हैं जो ऐसा करने के लिए जाने जाते हैं। तो वे भी इसे जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में वैसा करते हैं। इसी तरह वायरस भी इसे अनजाने में करता है। वो आपके अंदर रहना चाहता है, लेकिन वो अपना काम कुछ ज्यादा ही कर देता है, जिससे आप और मैं मर सकते हैं। मुझे आपको ये बताना चाहिए, मेरी उम्र 17 साल की थी। तब तक मुझे खसरा हो चुका था, मुझे टाइफाइड हुआ था और दोबारा भी हुआ। मुझे बड़ी माता आई थी। देखिए, मेरी नाक पर इसका सबूत है। हर तरह की चीजें, छोटी उम्र के बच्चों और लड़कों को जो कुछ भी हो सकता था। लेकिन इस सब के दौरान मैं कभी भी इसने इसने मुझे कभी भी बिस्तर पर नहीं लिटाया। यहां तक कि जब मुझे दोबारा टाइफाइड हुआ, मैं तेज बुखार में भी खेलता रहा और चीजें करता रहा। बस एक फायदा ये था कि आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता था। तो मुझे ये चीजें पसंद हैं। लोग उसे जो भी नाम दें, मुझे ये चीजें अच्छी लगीं क्योंकि आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता था। आप ऑफिशियली बंक मार सकते थे। लेकिन जब मैं 17 साल का था, मुझे हैजा हो गया। तब मैंने इस कमबख्त चीज को देखा। जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे ये है, उसके 2 घंटे के भीतर ही इसने मुझे चित्त करके ठंडा कर दिया। मैं लगभग बेहोश हो गया था। मैंने अपनी माँ, अपनी दादी, सबको रोते हुए सुना, अरे हमने लड़का खो दिया, हमने लड़का खो दिया। और मेरी दादी मेरी नाक को छू रही थीं, हे भगवान, नाक ठंडी हो चुकी है, ये मर चुका है। हर कोई रो रहा है। और मेरे पिता, वो एक डॉक्टर हैं, वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर 2 और डॉक्टर आए और वास्तव में मेरे प्राण निकल रहे थे, बस 2 घंटों के अंदर। लेकिन अगली शाम तक मैं उठकर बैठ गया। दूसरे दिन मैं उठकर बाहर जाने लगा। उन्होंने कहा तुम बाहर नहीं जा सकते, और उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। लेकिन मैंने कहा कि कम से कम मुझे छत पर रहने दीजिए ताकि मैं थोड़ा चल फिर सकूं। फिर उन्होंने मुझे छत पर रहने दिया। फिर इसने मुझे परेशान कर दिया। अब तक मुझे बहुत सी चीजें हो चुकी थीं। मैंने उनका मजा लिया क्योंकि उन्होंने मुझे स्कूल जाने से रोका। लेकिन अब इस कमबख्त अनजान चीज ने मुझे इस तरह धराशायी किया कि मैं लगभग मर ही गया। तो मैं कुछ जानना चाहता था। ये इंटरनेट और गूगल के दिन नहीं हैं कि आप बस यूं ही पूछ लें। तो मैंने स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर लाइब्रेरियन से पूछताछ की और उन्होंने मुझे रोगाणुओं के बारे में एक किताब दी। मैंने शब्द को तब तक नहीं सुना था क्योंकि मैं बायोलॉजी की क्लास में कभी कभार ही गया था। तो मैंने उस किताब को पूरी तरह पढ़ा। उसमें कई तरह की चीज़ें थीं और वो क्या करते हैं और सब कुछ। तब ये मुझे परेशान कर रहा था कि कैसे एक छोटी सी चीज़ जिसे मैं देख भी नहीं सकता, मुझे इस तरह धराशायी कर सकती है। फिर मैंने आकर अपने पिताजी से बातचीत की। वे एक कुशल चिकित्सक थे और तब उन्होंने मुझे बहुत सी बातें समझाईं। और मैंने कहा मुझे ये पसंद नहीं है, इस कमबख्त चीज़ ने मुझे लगभग मार ही दिया, ये क्या है। तब वो मुझे कई बातें बता रहे थे कि ये चीज़ें क्या हैं। वो बातें अब भी मेरे साथ हैं। मुझे अभी भी उनका कहा हर शब्द याद है, और जो मैंने उस किताब में पढ़ा था वो भी, क्योंकि मैंने इस चुनौती का अनुभव किया था। मेरे साथ जो हुआ था वो लगभग जानलेवा था। तो मैं डरा हुआ नहीं था, लेकिन ये हॉकी मैच या क्रिकेट मैच में बुरी तरह हार जाने जैसा था। मेरे अंदर इस तरह की भावना थी।
तो रोगाणु क्या हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस, उनकी कई किस्में हैं। एक बात तो ये है कि उदाहरण के लिए अभी कोरोना, देखिए ये जानवरों के शरीर में अच्छे से रह रहा था, उनमें से किसी को भी मारे बिना। अब ये इंसानों के शरीर में आ गया है और ये अभी भी वही कर रहा है जो ये किसी जानवर के शरीर में कर रहा था, लेकिन हम झेल नहीं पा रहे हैं और हम मर रहे हैं। अब ये भी स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है कि ज़्यादातर लोग जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है वो ठीक हो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है वे दुर्भाग्य से इसके शिकार बन रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे केवल ये पता चलता है कि ये जीना चाहता है, लेकिन ये इतने आक्रामक तरीके से जीता है कि हम मर सकते हैं। कई वैज्ञानिक इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने ये सब पढ़ा था मैं उस समय केवल 17 साल का था। मैं चाहता हूँ कि आप इसे याद रखें। तब भी ये समझाया गया था। मुझे लेखक का नाम याद नहीं है, वरना मैं वो भी बता देता। उस समय भी उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया था कि ज़्यादातर वायरस और बैक्टीरिया जो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, जो अभी हमारे अंदर हैं, वे कई तरह से हमारी जीवन प्रक्रिया की सहायता कर रहे हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वे एक समय बहुत हानिकारक रहे होंगे, लेकिन वे समझते हैं कि अगर वे इस तरह रहेंगे तो वे अपने ही घर को नष्ट कर देंगे। तो वे कुछ समय बाद खुद में बदलाव लाकर थोड़े मंद हो जाएंगे और हमारे साथ रहना सीख लेंगे। वे आराम से दूसरे जानवरों के साथ रह रहे थे, दूसरे जानवर आराम से उनके साथ रह रहे थे। वे भी, यह जीवन की प्रकृति है कि एक के अंदर एक के अंदर एक, कई सारे जीवन रूप, जीवन के खरबों रूप, सभी एक दूसरे में गुथे हुए जी रहे हैं। हम भी वैसे ही हैं। इस समय हमारे अंदर खरबों बैक्टीरिया और वायरस जी रहे हैं, लेकिन उदाहरण के लिए अगर आप एक मेंटोक्स टेस्ट कराते हैं, मैं भारतीयों की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी पिछले 3-4 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि कौन विदेशी है कौन भारतीय है, किसी नस्लीय भेदभाव के कारण नहीं। हम जानना चाहते हैं कि वे कहाँ से आए हैं, क्या वे इटली या चीन से आए हैं, वे कहाँ से आए हैं। देखिए अभी इटली में चीन से ज़्यादा खराब हालत है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। लेकिन ये उदाहरण के लिए अगर आप भारतीयों के लिए मेंटोक्स टेस्ट कराते हैं तो लगभग हम सभी मेंटोक्स टेस्ट में फेल हो जाएंगे। मेंटोक्स टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के लिए होता है। लगभग सभी भारतीय इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे, क्योंकि हम सभी के अंदर काफ़ी मात्रा में ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया मौजूद हैं, लेकिन हमें एक बीमारी के रूप में ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। तो उन्होंने इसे एक नया नाम दिया। वे इसे प्राइमरी कॉम्प्लेक्स या कुछ और कह रहे हैं, जो बच्चों में होता है, लेकिन ये कुछ लक्षण दिखाता है। हम सभी के अंदर ये बैक्टीरिया है। हम मेंटोक्स टेस्ट में फेल हो जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर ट्यूबरक्लोसिस के कोई लक्षण नहीं है, क्योंकि हमने उनके साथ रहना सीख लिया है, उन्होंने हमारे साथ रहना सीख लिया है। वे जानते हैं कि अगर वे बहुत आक्रामक तरीके से रहेंगे, जैसे हम अभी इस ग्रह पर रह रहे हैं, उन्हें पता है कि वे अपना घर खो देंगे, इसलिए वे खुद को बदलकर थोड़ा मंद जीवन बना लेंगे। तो ये कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, ये हमेशा से मौजूद रहा है। कम से कम पिछले 100 सालों में ये मौजूद रहा है। तो ये लोग जो बुद्धिजीवी होने का दावा करते हैं, ऐसा लगता है कि वे अपने हाई स्कूल में भी नहीं गए, क्योंकि मैं उस समय अपनी हाई स्कूल में था जब मैंने ये पढ़ा। ये हमारी लाइब्रेरी का एक हिस्सा था, इसलिए ये शायद टेक्स्ट बुक में भी रहा होगा, लेकिन मैंने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी। शायद ये बुद्धिजीवी अपने हाई स्कूल तक भी नहीं पहुंच पाए। उन्हें लगता है कि ट्विटर पर होने के लिए ज़रूरी क्वालिफिकेशन ये है कि उनके पास चिड़िया जितना दिमाग होना चाहिए। उन्हें लगता है कि ट्वीट करने की यही क्वालिफिकेशन है। तो ये अफसोस की बात है कि ऐसे समय में जब एक आपदा हमारे सामने खड़ी है और इंतज़ार कर रही है, देश के लिए, दुनिया के लिए,
इस हद तक कि अभी कई देश अपने ही लोगों के खिलाफ अपनी सेनाओं को खड़ा कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि मामला कितना गंभीर है। ये मामला कितना गंभीर है कि अमेरिका की पूरी सेना सड़कों पर खड़ी है अपने लोगों को बाहर आने से रोकने के लिए। भारतीय पुलिस सड़कों पर खड़ी है, पूरे जोर से इसे लागू कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें एहसास है कि यह मामला कितना गंभीर है। लेकिन इस तरह के समय में भी ये लोग खड़े नहीं हो सकते और अपने आसपास के किसी व्यक्ति के लिए कुछ उपयोगी और सकारात्मक चीज नहीं कर सकते। वे सिर्फ यही बकवास करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें डॉक्टरेट मिल गया या वे ट्विटर पर डॉक्टर बन गए। उन्हें कम से कम पक्षियों का डॉक्टर बन जाना चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है कि आबादी का एक ऐसा हिस्सा है जो इस बात की परवाह नहीं करता कि उनके आसपास के लोगों के साथ क्या होता है, या देश के साथ क्या होता है, या बाकी की मानवता के साथ क्या होता है। उनके पास सिर्फ अपशब्द हैं। वे हर समय जहर उगलते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम वायरस उनके जहर का इलाज कर देगा। इन कुछ दिनों में अकेले रहकर मुझे उम्मीद है कि वे खड़े होकर कुछ उपयोगी करेंगे। कुछ करें। आप जो भी हैं, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, आप जो भी हैं जो ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं, कृपया कुछ उपयोगी करें। समस्या क्या है? मुझे पता है कि आपकी समस्या क्या है। मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अभी हमारे सामने एक अटल आपदा है। अगर हम इस स्थिति को ठीक से नहीं संभालते तो हम एक बड़ी आपदा की ओर बढ़ रहे हैं, जहां लाखों लोगों का जीवन खत्म हो सकता है। जब परिस्थिति ऐसी है, आप केवल यही कर पा रहे हैं। जब मैंने कहा कि यह समय नहीं है हमारी स्वास्थ्य प्रणाली की आलोचना करने का या हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की आलोचना करने का, यह सही समय नहीं है। यह ऐसा समय है जब हर किसी को खड़े होकर कुछ करना चाहिए। जो कुछ भी छोटी छोटी सकारात्मक चीजें हम अपने जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि ये साधारण समय नहीं है। लोगों की एक पीढ़ी के रूप में हमने कभी इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं किया है। लोगों को ये समझना होगा, हमने कभी भी इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं किया है। ये आपके देशों में हुए युद्धों की तुलना में एक बड़ी इमरजेंसी है। यह हर उस चीज से बड़ी इमरजेंसी है जिसे आपने जाना है। ये बहुत ज्यादा तबाही मचाए बिना गुजर सकती है अगर हम जिम्मेदारी से पेश आएं और जरूरी सकारात्मक काम करें। मैं उनसे भी यही निवेदन करता हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता, भले ही उनके दिमाग का साइज चिड़िया जितना हो। मैं कह रहा हूं कि चिड़ियाएं भी योगदान दे सकती हैं।